तो चलिए सुपर 7 आर्ट्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बता दें यह क्लास रिकॉर्डेड है और आपदा प्रबंधन की ऑब्जेक्टिव क्लास आपके हो चुकी है, ठीक ना? अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो वहां जाकर जरूर देखेंगे। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके जो कराए गए हैं, ठीक ना, वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके टारगेट बुक का है, ठीक ना। टारगेट बुक जो आती है उसकी है, ठीक। और उसके बाद ध्यान रखना है टारगेट बुक के अलावे आपके टारगेट का क्वेश्चन बैंक, ठीक ना, टारगेट का क्वेश्चन बैंक का भी है, ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक का भी है, क्वेश्चन वहां पर आप उसे जरूर अटेंड करेंगे, ठीक। तो और उसके अलावे मेरे तरफ से जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर वो भी कराए गए हैं, तो देख लेना है आप सभी को। और आगे आज हम जितने भी वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन होती है मेरे भाई उसको लेकर आया हूँ, तो इन सभी को आप लोग देखेंगे अच्छे से। और आशा है कि आपको अच्छा लगे तो कमेंट और एक अच्छा कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आपके सबसे पहला प्रश्न की तरफ, ठीक। सबसे पहला प्रश्न है, आपदा कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहली बात आ जाती है आपदा होती क्या है ना। तो चलिए इसी में हमें पढ़ना ही है। तो आपदा दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है। एक है प्राकृतिक आपदा, एक है मानव निर्मित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा की अगर हम बात करें तो भूकंप, बाढ़, सुखाड़, सुनामी, ये सब के सब कथी है, आपदा है, ठीक। जैसे भूकंप आ जाए तो ये प्राकृतिक आपदा है जो अपने आप घटित हो जाए, जो अपने आप घटित हो जाए, प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ की बात करें, एकाएक बहुत ज्यादा मतलब बारिश हो जाए फिर भी क्या होती है, आपदा आ जाती है, ठीक। मतलब सॉरी, बाढ़ आ जाती है बहुत ज्यादा बारिश होने पर, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने पर। सुखाड़ की उत्पन्न जैसे बाढ़ मतलब बारिश का न के बराबर होना, ठीक ना। और भूमि की नमी धीरे धीरे जल स्तर का क्या होना, नीचे गिरते चला जाना, सुखाड़ है। सुनामी ध्यान रखना जो समुद्र के लहरें से उत्पन्न होती है, ठीक ना, समुद्र के लहरें से उत्पन्न होती है और बहुत ज्यादा मतलब तूफान में क्या होती है, जो आंधी चलती है, हवा चलती है, वह सुनामी एक प्रकार से उत्पन्न होती है, आदि होते हैं। तो ये प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जो मानव मतलब ये प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न होता है, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। मानव निर्मित ध्यान रखना है, मानव निर्मित आपदा की अगर बात करें तो जैसे सड़क दुर्घटना, ये मानव निर्मित है। रेल दुर्घटना, आग लग मतलब लगाना, आतंकवाद, ये सब के सब ध्यान रखना है, क्या चीज मानव निर्मित आपदा है। तो मानव निर्मित आपदा की अगर हम बात करें तो वैसी आपदा, ठीक ना, वैसी आपदा जो अपने आप से निर्माण हो तो मानव निर्मित आपदा हो जाएंगे। आगे प्रश्न 2 है, आपदा से आप क्या समझते हैं? आपदा से आप क्या समझते हैं? लिखेंगे प्राकृतिक में घटित होने वाली वैसी प्राकृतिक या मानव निर्मित घटनाएं जिसके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानव मानव जंतु, धन, संपदा आदि का नुकसान हो, आपदा कहलाता है। जैसे देखिए, सबसे पहला बात है कि प्राकृतिक में घटित होने वाली वैसी प्राकृतिक या मानव निर्मित घटनाएं जिस घटित होने से मतलब मान के चलिए उसके घटित होने से अधिक संख्या में मानव के ऊपर हो या मानव के जीव जंतु पर हो, या धन संपदा जैसे पशु पक्षी है ना, पशु पक्षी हो जाती है, आदि पर नुकसान पहुंचे, ठीक। तो ध्यान रखना है, आदि पर अगर नुकसान होता है तो सबके सब कथी कहलाता है, आपदा होता है। या तो वह आपदा हो सके या मानव द्वारा उपज हो तब, या मतलब प्रकृति द्वारा उपजा हुआ हो तब। जैसे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो जाए, बाढ़ ही आ जाए जिसमें बहुत ज्यादा पशु वशु दहा जाए, ठीक, बहुत सारे लोग उसमें मतलब डूब जाए। तो ऐसी एक प्रकार की होती है क्या चीज, आपदा जो है एकाएक आ जाती है। जैसे भूकंप भी एक प्रकार से देख लीजिए, बाढ़ देख लीजिए, सुखाड़ देख लीजिए, आतंकवाद जैसे माहौल देख लीजिए, ये सब के सब आपदा है। क्योंकि बाढ़ भूकंप जैसे ही आएगा, अगर हम देखते हैं भूकंप आता है तो पूरा तबाही मच जाती है ना। हर लोग एक दूसरे के एक घर से दूसरे घर, यहाँ वहाँ भाग दौड़ बहुत हो जाती है। तो एक प्रकार से मतलब यह क्या है, इससे हमें नुकसान ही होती है, जो बहुत सारे लोगों के लेकर के नुकसान होने लगती है। बाढ़ की अगर बात करें, ठीक ना, बाढ़ की बात करें तो एकाएक बाढ़ आ जाना, ठीक ना, ये भी बहुत सारे पशु पक्षी इसमें क्या होते हैं, मतलब पशु दह जाते हैं, बहुत सारे लोग भी इसमें दह जाते हैं, इससे बहुत सारे धन संपदा की भी क्षति होती है, ठीक। सूखा और आतंकवाद से रिलेटेड तो आप लोग जानते ही हैं, ज्यादा चर्चा नहीं करें तो समय लंबा लग जाएगा। प्रश्न 3 है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? देखिए, प्रबंधन का मतलब होता है, ध्यान रखना है, प्रबंधन करने का मतलब है क्या चीज, अब मतलब जैसे बाढ़ आने वाली है, प्रबंधन करने का मतलब हो गया कि हमें जो खतरा आने वाली है उससे पहले हमें उसकी व्यवस्था करना।
उसकी पूर्ति करना। जैसे मान के चलिए हमें पता है कि इस मौसम में बाढ़ आती है, तो बाढ़ 2 महीना रहने वाले, तो 2 महीना के भोजन पानी मतलब भोजन की व्यवस्था है ना, यानी घर चलाने के लिए जो भी हमें जरूरत है उन सभी का व्यवस्था कर लेना, ठीक ना, यह कथी है, प्रबंधन है। ठीक, देखेंगे आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसीलिए होती है क्योंकि इसके द्वारा आपदा से, ठीक ना, आपदा से पूर्व एवं बाद में कम से कम क्षति हो, ठीक ना, कम से कम क्षति हो सके। आपदा से जैविक एवं अजैविक दोनों प्रकार की क्षति होती है। आपदा से, ठीक ना, जैविक एवं अजैविक दोनों प्रकार की क्षति होती है, इसीलिए लोगों को विशेष प्रशिक्षण देकर उसे कुशल बनाया जाता है, ठीक ना, ध्यान रखना है। तो विशेष प्रकार की, यानी कि मान के चलिए अगर आंधी तूफान बाढ़ एकाएक आ जाता है, तो उन समय लोगों को शिक्षित करना चाहिए कि हमें बाढ़ से कैसे लड़नी है, ठीक है ना, हमें मतलब या किसी प्रकार की आपदा अगर उत्पन्न हो जाती है, जैसे भूकंप ही आ जाए, तो अब हमें भूकंप से कैसे लड़नी है हम सब जान चुके हैं, हम सब अपने समय में घटित होते हुए आपदा को देख चुके हैं, तो हम संभाल सक मतलब अपना कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे भूकंप आया तो हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ छुपना चाहिए, ये सभी बातें हम शिक्षित होने के बाद, हमसे वे शिक्षा मतलब शिक्षा कहने का मतलब पढ़ने के बाद या उसकी जानकारी रखने के बाद हमें क्या करते, पूर्ति कर लेते हैं। इसीलिए लोगों को विशेष प्रशिक्षण देकर उसे कुशल बनाया जाए, मतलब आपदा से लड़ने के लिए उन्हें मतलब उसकी जानकारी दिया जाए, आपदा से हमें कैसे लड़ना चाहिए, ठीक, ताकि आपदा के समय कम से कम क्षति हो सके अथवा क्षति से बचाया जा सके, ठीक ना। तो इसलिए हर आपदा से हमें शिक्षित होना जरूरी है, हमें उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो यही कहलाता है कंचे प्रबंधन, ठीक ना, प्रबंधन। आपदा आने से पहले अगर हमें सचेत रहना है, हमें उसके बारे में जानकारी है, तो प्रबंधन कहलाता है। प्रश्न 3 के बाद आते हैं 4 में। 4 है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताएं। बाढ़ नियंत्रण के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखेंगे बाढ़ नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करनी चाहिए। पहला है सरकार के मध्य से नदियों का आपस में जोड़ना। सरकार के, ठीक ना, सरकार को एक नदी से दूसरे नदी को आपस में क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। दूसरी बात है नदी तटबंध को, ठीक ना, मजबूत और ऊंचा एवं मरम्मत आदि करानी चाहिए। यानी कि कोई भी नदी है उसे क्या करना चाहिए, मजबूत कराना चाहिए, ऊंचा करवाना चाहिए, उसे अभी जो हालतें हो चुकी है नदी की तटबंध की उसे पूर्ति करना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद ध्यान रखना है नदी के तटबंध पर वृक्षारोपण करनी चाहिए, नदी के तटबंध पर वृक्षारोपण करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, यानी कि नदी के किनारे, अगर ये नदी है तो ये नदी का अगर ये किनारा है तो ये सभी पर हमें वृक्ष लगाना चाहिए, इन सभी पर वृक्ष लगाना चाहिए। आगे है बांधों का निर्माण जांच करनी चाहिए, ठीक ना, बांधों के मतलब क्या होना चाहिए, निर्माण जांच करनी चाहिए, ठीक। चलते हैं आगे हम। अगला प्रश्न है 5 में, ध्यान रखना है 5 में, क्या 4 नंबर प्रश्न छूट गया क्या, एक मिनट। बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय क्या है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, ध्यान रखना कि बाढ़ कैसे आती है, स्पष्ट करें, बाढ़ कैसे आती है स्पष्ट करें। लिखेंगे अत्यधिक वर्षा होने से नदियों का जल स्तर बढ़ने लगना या बढ़ने लगता है, साथ ही नदियों के, ठीक ना, तलहटी में अवसादों की जमा होने से गहराई कम हो जाती है। यानी कि अगर नदी है तो नदी में वर्षा अधिक मात्रा में हो जाए, बर्फ पिघल जाए तो नदी में पानी की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी। दूसरी बात है, यह हो सकती है नदी में अवसाद मतलब कूड़े कचरे अगर भर जाए तो फिर पानी की मात्रा क्या होगी, ऊपर उठ जाती है, जिस कारण नदियों का जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि तटबंध टूटने या फूटने लगते हैं, फूटने लगते हैं और उसका पानी विभिन्न क्षेत्रों में फैलने लगते हैं, जो धीरे धीरे बाढ़ का रूप धारण कर लेता है, ठीक है ना, जो बाद में चल करके यह धीरे धीरे क्या होता है, बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। आते हैं आगे प्रश्न पर हम 5 के बाद 6 में। 5 के बाद 6 में है बाढ़ से होने वाली हानि मतलब हानियों की चर्चा करें। बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें। लिखेंगे बाढ़ से होने वाली हानियां निम्नलिखित है, ठीक है ना, बाढ़ से होने वाली हानियां निम्नलिखित है। जैसे पहला, बाढ़ के कारण जीव जंतु वनस्पति एवं धन की काफी क्षति होती है। बाढ़ से जीव जंतु वनस्पति एवं धन की काफी क्षति होती है। दूसरी बात है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट हो जाएगा, उपजाऊ मृदा मतलब मिट्टी पर काफी समय तक जल का जमाव हो जाता है, ठीक ना, बाढ़ आने से। ये बात सही है, जो उपजाऊ जगह है, जो उपजाऊ मिट्टी है, वैसे मिट्टी पर अधिक समय तक अगर जल रह जाती है तो वो एक प्रकार से हानि ही होती है। फायदा तो है, ये बाढ़ आने से हमें लाभ तो होती है, लेकिन घाटा भी
होती है। तीसरी पॉइंट है सड़क एवं रेल मार्ग क्या होते हैं, भंग हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। यानी कि जैसे ही बाढ़ आती है, आंधी आती है, तूफान आती है, तो इसे सड़क मार्ग, संचार साधन, ये सब क्या होती है, बाधाएं हो जाती है। चौथा पॉइंट समझेंगे तो महामारी जैसे हैजा, चेचक, मलेरिया इत्यादि रोग का प्रकोप क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना। बाढ़ आने से पानी बाढ़ मतलब बाढ़ आने से इस प्रकार की बीमारी जो होते हैं क्या होता है, तेजी पकड़ लेते हैं। क्योंकि बाढ़ आने से पानी के साथ बहुत से ऐसे मतलब गंदगी कचरे आते हैं जो उस आस पड़ोस में क्या होती है, फैल जाती है और वह सड़ते गलते हैं, जिससे आदमी की क्षति होती है। ठीक ना। और इसको बचाव के लिए मतलब दवा का छिड़काव भी की जाती है ना। आगे चलते हैं, बाढ़ से सुरक्षा है तो मतलब अपनाई जाने वाले मतलब सावधानियां को लिखें। देखें, बाढ़ से बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। देखेंगे, बाढ़ से सुरक्षा है तो अपनाई जाने वाले सावधानियां निम्नलिखित हैं। पहला, बाढ़ पूर्व सरकारी सूचनाओं का पालन करें। ध्यान रखना है, बाढ़ जो है ना, पूर्व सरकारी सूचनाओं मतलब बाढ़ आने से पहले जो सरकारी सूचना मिलती है उसे क्या करें, ध्यान रखना है, सूचनाओं का क्या करें, पालन करें। ठीक है ना, सूचनाओं का क्या करें, पालन करें। उसके बाद है दूसरी बात है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को तैरने एवं नौका चालन का प्रशिक्षण देना चाहिए। जो भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है तो वहाँ पर नाव चलाने के भी शिक्षा मतलब उसे मतलब शिक्षा व्यवस्था देनी चाहिए कि लोगों को नाव कैसे चलाना है, और लोगों को तैरने की तरीका भी सिखाना चाहिए जहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ठीक। अगला पॉइंट है तीसरा कि महामारियों से बचने के लिए ठीक ना, दवा आदि का प्रबंध करनी चाहिए। ठीक ना। अगर महामारी बाढ़ आ जाती है, ठीक, बाढ़ आने के बाद हमें मतलब अनेकों प्रकार की बीमारियां फैलने लगती है, तो उस बीमारी के फैलने के रोकने के लिए हमें मतलब ठीक है, दवा का भी पता करना चाहिए, उसका प्रबंध करना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए। चौथा पॉइंट है खाने पीने की सामग्री को ठीक है ना, बाढ़ से पूर्व ही व्यवस्था कर लेनी चाहिए। ये बात भी सही, हमें बाढ़ आने से पहले हमें खाने पीने के वस्तुओं की क्या करना चाहिए, व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अगला पॉइंट है मकानों का निर्माण नदी तट पर ठीक ना एवं ढलानों पर नहीं करने चाहिए। ठीक, ध्यान रखना है, तो मकानों का निर्माण एवं नदी तट पर ढलानों पर नहीं करने चाहिए। मतलब अगर कोई नदी है, उस नदी के किनारे अगर हम घर बनाते हैं तो ऐसे का निर्माण नहीं करना चाहिए। नदी पर हमें घरों का निर्माण नदी किनारे नहीं करने चाहिए। प्रश्न 8 है सुखाड़ से बचाव के तरीके के उल्लेख करें। सुखाड़ से बचाव के तरीका क्या है, लिखेंगे उत्तर में सुखाड़ से बचाव के तरीके निम्नलिखित हैं। पहला, अत्यधिक ध्यान रखना, अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे को लगाना चाहिए। ठीक है ना, अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। दूसरी है वर्षा जल का संचय कर घर के छतों पर, तालाबों में, कुआओं में या नहरों में किया जाना चाहिए। यानी कि वर्षा जल का संचय मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना। यानी कि अगर बारिश होती है तो बारिश की पानी को हमें छतों पर क्या करना चाहिए, या छतों के पानी को हमें इकट्ठा करनी चाहिए। आगे है नदियों को आपस में जोड़ देना चाहिए। ठीक है ना, नदियों को आपस में जोड़ देना चाहिए। उसका चौथा पॉइंट है वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना चाहिए। ठीक है ना, वायु प्रदूषण के स्तर को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। आते हैं आगे प्रश्न नंबर 9 में। प्रश्न नंबर 9 है कि ठीक है, सूखे की स्थिति को परिभाषित करें। सूखे की स्थिति को परिभाषित करें, लिखेंगे औसत से कम वर्षा अर्थात 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने पर, ठीक है ना, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने पर एवं भूमिगत जल का स्तर अधिक गहराई तक चले जाने पर। ध्यान रखना है, कहने का मतलब है अगर वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी अगर कम होती है, या तो जल स्तर अधिक गहराई तक क्या होती है, मतलब भूमिगत जो जल होती है, मतलब धरती के अंदर की जल जो होती है, अगर गहराई तक चले जाने पर मतलब बहुत नीचे तक चली जाती है, जल स्तर क्या होता है, नीचे तक गिर जाता है, समस्या उत्पन्न होती है। यानी कि मान के चलिए धरती के अंदर जो पानी अभी यहाँ मिल रही है, लेकिन सुखाड़ की स्थिति को होने से पानी यहाँ मिलने लगेगी, तो कहीं ना कहीं हमें समस्या उत्पन्न होने लगती है। कहते हैं सूखे, ध्यान रखना है, सूखे के कारण मतलब पीने के पानी एवं सिंचाई है तो पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब सोचो, जब सुखाड़ जैसे ही पड़ेगा तो हमें पीने के लिए आवश्यकता, हमें खेती करने के लिए, जो कृषि कार्य करने के लिए जो हमें पानी की आवश्यकता, वो सब कम हो जाती है। सूखे का सबसे प्रमुख कारक है भूमंडलीय ताप में अत्यधिक वृद्धि। भूमंडलीय ताप में अत्यधिक वृद्धि। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 10।
10 कहते हैं, ध्यान रखना है, सुखाड़ के लिए जिम्मेदार कारकों का वर्णन करें। सुखाड़ के लिए जिम्मेदार कारकों का वर्णन करें, लिखेंगे सुखाड़ के लिए जिम्मेदार कारक निम्नलिखित है। पहला है पेड़ पौधे की अंधाधुंध कटाई, ठीक ना, पेड़ पौधे की अंधाधुंध कटाई। दूसरी, घरेलू ईंधन जैसे केरोसिन, डीजल एवं एलपीजी गैस का उत्पन्न वायु प्रदूषण। ठीक, तो सुखाड़ के लिए जिम्मेदार ये सब कारक है, मतलब क्या चाहिए, घरेलू ईंधन, ठीक, केरोसिन, मतलब डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, ये सभी गैस के वायु में क्या करना, प्रदूषित करना, प्रदूषण फैलाना, इस वजह से। तीसरी, मतलब तीसरी है क्या चीज, वर्षा जल का संग्रह नहीं किया जाना। हम लोग मतलब वर्षा जल का संग्रह नहीं करते हैं, वर्षा जल को हम मतलब जमा नहीं करते। कहा जाता है कि वर्षा जल को जमा करने के लिए हर गांव में कम से कम 2-4 पोखरी जरूर होनी चाहिए, हमें वर्षा जल इकट्ठा करने के लिए। आगे है भूमंडलीय ताप में वृद्धि। भूमंडलीय ताप में वृद्धि यानी कि भूमंडलीय ताप यानी कि कहने का मतलब है कि धरती के तापमान में भी मतलब बढ़ते जाना, धरती पर जो तापमान है वो बढ़ते जाने की वजह से भी क्या होती है, सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। अनियमित वर्षा इत्यादि, हमें सुखाड़ के पीछे बारिश कभी होना है, होना कभी और है, हो रहा है कभी और, न भी हुआ, तो वर्षा के सुखाड़ के जिम्मेदार कारक ये सब, मतलब सुखाड़ के जिम्मेदार के ये सब कारक थे। अगर है क्वेश्चन 11 की बाढ़ के कारणों का लिखे, बाढ़ के कारणों को लिखे, लिखेंगे बाढ़ के निम्नलिखित कारण है। पहला, नदियों के जल स्तर में बढ़ने से, नदियों के जल स्तर में वृद्धि होने से बाढ़ के कारण है। नदी जैसे ही ज्यादा पानी बढ़ेगी तो क्या होगा, पानी चारों मतलब एरिया में नदी से निकल करके बाहर की तरफ जाएगी। दूसरी बात है, नदियों की तली में अवसाद जमा होने से, ठीक ना, ध्यान रखना, नदियों की तली में अवसाद जमा होने से। तली कहने का मतलब है कि मतलब अगर ये मान के चलिए नदी है, ये नदी है, तो ये नीचे वाला जो भाग है, नीचे वाला भाग में क्या होना, कूड़ा करकट को जम जाना, ठीक ना। पेड़ पौधे की कटाई से, पेड़ पौधे की कटाई से क्या होती है, पेड़ पौधा की जितना ज्यादा अगर पेड़ पौधा कटती है तो नदी किनारे के पेड़ पौधा जैसे ही कटेगी तो पौधा जो पानी सूख रही थी, पानी की गति को जो कम कर रही थी, वो सब खत्म हो जाती है। पानी और ज्यादा तेज से चलने लगती है, एक स्थान से, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को बहुत तेजी से काटती है, ठीक ना। पानी की मात्रा और धीरे धीरे क्या होती, बढ़ने लगती है। चौथा पॉइंट है कमजोर तटबंधों के टूटने फूटने इत्यादि से, ठीक ना, कमजोर तटबंधों के टूटने फूटने इत्यादि से भी बाढ़ के कारण बनते हैं। ठीक, तटबंध मतलब अगर कोई बड़ा बड़ा पानी रोकने वाला डैम है, वो रोक कर रखा है लेकिन कमजोर था, टूट गया, इस कारण भी बाढ़ उत्पन्न होती है। तो एक बात और बताना चाहेंगे मेरे दोस्त, अगर आप सभी को अगर पसंद लगता है तो आप इन्हें शेयर जरूर करेंगे, ठीक ना, और लाइक जरूर करेंगे। एक अच्छा सा कमेंट जो हो सके आप जरूर कीजिएगा, आपकी कोई सुझाव हो वो भी आप जरूर कीजिएगा। दूसरी बात है कि लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपके सभी प्रश्न जो आपदा प्रबंधन से जितने भी प्रश्न आएंगे, हमें विश्वास है कि यहाँ से सभी के सभी प्रश्न आपके बोर्ड में टकराएंगे। तो आपदा प्रबंधन के लेकर के आप इन्हें ध्यान से देखिए, इन्हें याद कीजिएगा, 2-3 बार रिपीट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। विशेष नोट्स अगर लेने की अगर आवश्यकता हो, ठीक ना, अगर नोट्स लेना हो तो इस नंबर पर आप एक बार व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, ठीक ना, ध्यान रखना है, व्हाट्सएप आप सिर्फ कर सकते हैं, ठीक, ध्यान रखना है, व्हाट्सएप मैती नंबर है, कॉलिंग इस पर नहीं लगेगी, तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपके यहाँ पूरा का पूरा पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। ठीक, व्हाट्सएप पे इस पर क्लिक कर सकते हैं, या आपके क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक ना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है, तो आप वहां पर भी जाकर क्या कर सकते हैं, ठीक ना, हर सुविधा उपलब्ध पा सकते हैं, उन्हें पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी आपको। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 में कि भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करें। भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करें, लिखेंगे भूपटल के अंदर, ठीक ना, भूपटल के अंदर की तापमान ध्यान रखना है 1000 सेंटी मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस से भी क्या है, अधिक होती है भूपटल पर, यानी कि धरती के भूपरपट्टी भाग में, धरती के भूपरपट्टी भाग में जो होती है, यहाँ पर जो तापमान की अगर हम बात करें, तापमान की बात करें तो 1000, ठीक ना, 1000 डिग्री सेल्सियस से भी क्या होती है, अधिक होती है। ठीक, अब इसका हम इमेज नहीं लगा पाए हैं, समय कम था इसके लिए, ठीक ना, तो कोई बात नहीं है, आप इन्हें याद से रखिए। ऐसे हम भूपटल का इमेज लगा देते तो ज्यादा समझ में आता है ना हर कुछ का।
तो यहाँ ध्यान रखना है। और दूसरी चीज है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम चित्र भी बनाकर समझा सकते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात से है कि समय आपके पास कम है, इतना समय आपके हम नहीं लेना चाहते हैं, इसी वजह से हम आपके रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं। नहीं तो आपके रिकॉर्डेड वीडियो की जरूरत ही नहीं था, हम लाइव पढ़ा देते हैं। चलिए आगे आते हैं, हम बात करते हैं। तो भूपटल के अंदर की तापमान जो होता है, ध्यान रखना, धरती के अंदर की जो तापमान होती है 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होती है। यहाँ उत्पन्न ऊर्जा तरंग की लहरें चट्टानों में कंपन उत्पन्न करती है। यानी कि यहाँ इसके अंदर जो पृथ्वी के अंदर से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह चट्टानों पर, पहाड़ पठारों पर क्या करती है, यह कंपन करती है, यानी भूकंप की तरह उत्पन्न होती है। इस कंपन का केंद्र जब स्थल खंड पर आ जाता है, यानी कि जब पृथ्वी पर हमारे आ जाते हैं, तो इसे भूकंप कहते हैं। ठीक ना। जबकि यह कंपन जब महासागरों में, ठीक ना, महासागर की तल्ली पर होती है, यानी कि समुद्र के, ठीक ना, समुद्र के तलछटी में, पेंद में होती, मतलब वो केंद्र में, यानी कि मतलब नीचे होते हैं, तलहल मतलब तलहली क्षेत्र में, यानी कि केंद्र में होती है। ठीक ना। तो उसे सुनामी के नाम से जानते हैं, उसे हम सुनामी के नाम से जानते हैं। ठीक। आगे आते हैं हम प्रश्न नंबर 13 में, कि भूकंप केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट करें। भूकंपीय केंद्र और अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट लिखेंगे। भूपटल के नीचे का वह स्थल, ठीक ना, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होती है। ठीक ना, ध्यान रखना है। भूपटल के नीचे, एक सेकेंड, तो कहने का मतलब है कि भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन मतलब प्रारंभ होती है, जहां भूकंप का गति होती है, शुरू होती है, भूपटल के अंदर पर जहां पर भूकंप शुरू होती है, उसे भूकंपीय केंद्र कहा जाता है, भूकंपीय केंद्र कहा जाता है। जबकि भूपटल पर वह स्थल जहां भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है, सर्वप्रथम अनुभव होता है, उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं, उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। कहते हैं भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं, भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं। लिखेंगे प्रमुख भूकंपीय तरंगों के नाम लिखिए। तो लिखेंगे भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के कंपन को हम भूकंपीय तरंग कहते हैं। ठीक ना, ध्यान रखना, भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के जो कंपन उत्पन्न होती है, उसे हम तरंग कहते हैं। भूकंपीय तरंगों का वेग विभिन्न विभिन्न होती है, मतलब अलग अलग होती है। भूकंपीय तरंग मतलब तरंगों का जो वेग होता है अलग अलग होता है। भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाले तरंग के निम्नलिखित है। जैसे प्राथमिक तरंग होगा, जिसे हम पी से सूचित करते हैं। द्वितीयक तरंग होगा, उसे हम एस से सूचित करते हैं। और तृतीय जो होगा दीर्घ, ठीक है, ध्यान रखना है, दीर्घ तरंग जो होगा उसे हम एल से सूचित करते हैं। कौन चीज से? एल से सूचित करते हैं। ठीक। आते हैं आगे हम। प्रश्न 15 है, सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय बताएं। ठीक है ना, सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय को बताएं। लिखेंगे सुनामी से बचाव के 3 उपाय निम्नलिखित हैं। समुद्र के, ठीक ना, समुद्र के तटीय क्षेत्रों पर मतलब कंक्रीट बांध बनाना चाहिए। मतलब समुद्र के अगर तटीय मतलब मान के चलिए बड़ा बड़ा समुद्र है, तो किनारे किनारे जो क्षेत्र होता है उस पर हमें मतलब कंक्रीट यानी कि बालू सीमेंट के घर का निर्माण करना चाहिए। ठीक ना, बालू सीमेंट घर का निर्माण करना चाहिए। दूसरी पॉइंट है कि समुद्री तटीय क्षेत्रों के समीप मैग्रोव वनस्पति को लगाना चाहिए। मतलब ध्यान रखना है, मैग्रोव वनस्पति मतलब समुद्र के किनारे जो है हमें घना पेड़ लगाना चाहिए। घना पेड़ करने का मतलब है, जैसे आप सभी देखे होइएगा पेड़ में, ठीक है, ध्यान रखना है, पेड़ में सबसे ज्यादा अगर आप देखे होइएगा तो वो देखे होइएगा क्या चीज, सबसे घना में अनार का पेड़ हो जाता है, ठीक, मेहंदी का पेड़ हो जाता है, ये सब घना टाइप के पेड़ होता है, तो हमें वैसे घने आकार के पेड़ लगाना चाहिए। आगे तीसरी पॉइंट कहते हैं समुद्री तटीय क्षेत्रों के लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए। अगर समुद्र किनारे बसे जो लोग हैं उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए कि अगर समस्या उत्पन्न हो तो हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक ना, और कैसे व्यवस्था हमें करनी चाहिए समुद्र किनारे रहने पर जब समस्या उत्पन्न होती है तो। आगे है बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, ध्यान रखना, बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। लिखेंगे बाढ़ की स्थिति में सर्वप्रथम, ठीक ना, बाढ़ की स्थिति में सर्वप्रथम
बाढ़ में घिरे हुए लोगों को सुनिश्चित स्थानों पर पहुंचाना चाहिए। ठीक, ध्यान रखना है, बाढ़ की स्थिति में सर्वप्रथम बाढ़ में घिरे हुए लोगों को सुनिश्चित स्थानों पर पहुंचाना चाहिए। इसके अंतर्गत लोगों के ऊंचे स्थानों मकान के ऊंची छतों एवं राहत कैंपों तक ले जाना चाहिए। सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने के बाद भोजन, ठीक ना, ध्यान रखना है, भोजन, पेयजल, बच्चों के लिए, ठीक ना, दूध, महामारी से बचने के लिए, ठीक ना, दवाइयाँ एवं पशु के लिए चारा की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी कि जब बाढ़ उत्पन्न होती है, बाढ़ जब आती है, तो बाढ़ से बचाव के लिए हमें सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहिए, ऊंचे ऊंचे स्थानों पर जाना चाहिए। हमें भोजन के लिए अच्छा भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। हमें अच्छा भोजन क्या मतलब भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। पेयजल यानी पानी की हमें व्यवस्था करनी चाहिए। बच्चों के लिए कम से कम दूध की व्यवस्था करना चाहिए। बाढ़ समाप्त होने के बाद महामारी उत्पन्न होगी, जो बीमारी उत्पन्न होगा, कई प्रकार की बीमारी उत्पन्न होगी, इसमें ध्यान रखना है, दवाई की व्यवस्था करना चाहिए। पशु के लिए, ठीक ना, चारा यानी कि पशु के भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक ना। आते हैं प्रश्न नंबर 17 में, कहते हैं क्या चीज ध्यान रखना है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, लिखेंगे आपदा के प्रारंभ होते ही प्रभावित लोगों को आपदा से निजात दिलाने के लिए, मतलब आपदा प्रारंभ होने से, आपदा प्रारंभ जैसे मान के चले बाढ़ भूकंप शुरू जैसे ही होते हैं, तो प्रभावित लोगों को, जो लोग पर ये सभी चीज के प्रभाव पड़ते हैं, ठीक ना, तो निजात पाने के लिए, निजात दिलाने के लिए उद्देश्य से किए जाने वाले कार्य जीवन रक्षण आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। इसके अंतर्गत सहायता पहुंचाने हेतु, ठीक ना, एकजुटता अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। एकजुटता अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसके कारण प्रभावित लोगों के जीवन बचाने का कार्य किया जाता है। ठीक ना, जिसके कारण प्रभावित लोगों के जीवन बचाने का कार्य किया जाता है। आगे 17 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 की आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है ना, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। आंसर होगा आकस्मिक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य आपदा के समय अधिक से अधिक लोगों को बचाया जाए। ठीक कहते हैं, आकस्मिक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है आपदा के समय अधिक से अधिक लोगों को क्या किया जाए, बचाया जाए। उस समय हमें, जब आपदा की स्थिति होती है, तो उस समय हमें किसी प्रकार की, ठीक ना, हमें भी किसी प्रकार के जाति प्रथा, धर्म, छुआछूत, ये जो प्रथाएं, जो व्यवस्थाएं होती हैं, आपदा के समय हमें नहीं देखनी चाहिए। और उस समय हमें सबसे पहला कर्तव्य बनता है लोगों की जान की रक्षा करें, कम से कम हानि पहुंचे। आकस्मिक प्रबंधन में विभिन्न संगठनों की भूमिका का, ठीक ना, मतलब सराहनीय होती है। कहने का मतलब है, अगर आपदा के समय आप जिस आकस्मिक प्रबंधन किए हैं, लोगों को बचाए हैं, वह जो भूमिका आप निभाए हैं, वह सराहनीय होते हैं। सराहनीय करने का मतलब है कि आपको, मतलब सराहनीय करने का मतलब एक चबसी की तरह व्यवस्था, मतलब चबसी देने वाली होती है। इन्हीं संगठनों में, ठीक ना, स्थानीय प्रशासन के द्वारा आपदा के समय राहत शिविर का निर्माण करना चाहिए, प्राथमिक उपचार करना चाहिए, एम्बुलेंस, डॉक्टर एवं, ठीक ना, अग्निशामक आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी कि आपदा के समय हमें इन सभी के एम्बुलेंस, डॉक्टर, अग्निशामक यंत्र, ठीक ना, ये सभी होने चाहिए। प्राथमिक उपचार हमें गांव घर में उपलब्ध होना चाहिए। अग्निशामक यंत्र है, ठीक ना, वैसे चीजों को हमें अपने पंचायत लेवल पर भी उपलब्ध कराना चाहिए। आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न 19 है, आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए। आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए, उल्लेख करें। लिखेंगे आग लगने की स्थिति में निम्न प्रबंधन आवश्यक होती है। पहला, सर्वप्रथम आग पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। मतलब सबसे पहली बार हमें आग पर नियंत्रण करना चाहिए। ठीक। दूसरी बात यह है कि आग में फंसे हुए लोगों और मवेशियों को बाहर निकालना। ठीक है ना, आग में फंसे हुए लोगों और मवेशियों को क्या करना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए। उसके बाद तीसरी प्रश्न है, ध्यान रखना, तीसरा नंबर, कि आग से प्रभावित लोगों को तत्काल उपचार करने, मतलब उपचारित करना चाहिए, तत्काल उसे मतलब उपचार करना चाहिए। जो भी आग में मतलब प्रभावित है, जिन्हें आग से किसी प्रकार की क्षति हुई, आग से जल गई है, तो वैसे लोगों को तत्काल इलाज करना चाहिए।
उसके बाद है आग के दौर मतलब ध्यान रखना है, आग के दौरान घरों एवं छतों पर फंसे व्यक्तियों को सीढ़ी द्वारा नीचे उतारने की व्यवस्था करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सीढ़ी ही व्यवस्था होनी चाहिए, आजकल तो बहुत सारे टेक्निकल व्यवस्था आ गए हैं। जैसे कई सारे बड़े बड़े इमारत है तो आजकल एक देखते हैं वो सोफा टाइप का जो आता है मोटा मोटा, उसको रख देनी चाहिए। उस पर 2 मंजिल 4 मंजिल से अगर है तो उतना मोटा मोटा सोफा लगा देना चाहिए, उससे व्यक्ति उस पर कूद सके, है ना। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद है आग से प्रभावित जो व्यक्ति है उन्हें मतलब उस समय कम से कम उसे देह देह पर ठंडा पानी, ठीक है ना, बर्फ, इस सब का मतलब व्यवस्था करनी चाहिए। आते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। 20 कहते हैं भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में, ठीक है ना, आकस्मिक प्रबंधन की चर्चा संक्षेप में कीजिए। भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की चर्चा कीजिए। देखेंगे भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की आवश्यकता अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, अति महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम भूकंप एवं सुनामी में फंसे लोगों को राहत कैंप तक ले जाना, उसके बाद मलबे में दबे हुए लोगों को, ठीक ना, निकालना तथा मृत जीव जंतुओं को धार्मिक, ठीक है, ध्यान रखना है, धार्मिक संस्कारों के अनुसार मतलब अंतिम, ठीक है, ध्यान रखना है, अंतिम संस्कार न करना चाहिए, अंतिम संस्कार, ठीक ना। कहने का मतलब है कि धार्मिक जो भी है, जो व्यक्ति का आपदा में मृत्यु हो जाती है, मलबे में दब जाते हैं, तो वैसे व्यक्ति को हो अंतिम संस्कार जो है, ठीक ना, उसके धर्म के अनुसार करना चाहिए। राहत कैंप में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, पानी, दवाई इत्यादि की उत्तम व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक। थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा मेरे भाई, बस 1 मिनट, थोड़ा देख लेते हैं कि क्लास रिकॉर्डेड हो रही है या नहीं, है ना। चलिए हो तो रही है, देख लेते हैं, है ना, ठीक है। चलिए तो प्रश्न नंबर 21 में थे जीवन रक्षक की आकस्मिक, ठीक ना, ध्यान रखना है, जीवन रक्षा के आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो जीवन रक्षा करने के लिए हमें प्रबंधन क्या क्या करना चाहिए, ठीक। लिखेंगे आपदा के दौरान प्रभावित लोगों को तत्काल निजात दिलाने हेतु किए जाने वाले कार्य जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। ये तो करा दिए हैं, आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 22 पर, ठीक है ना, एक प्रश्न हो चुका है। 22 में आते हैं, ध्यान रखना है। कहते हैं आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय, ध्यान रखना, स्थानीय प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका का विकास मतलब विस्तार से उल्लेख कीजिए। यानी कि कहा ध्यान रखना है कि स्थानीय प्रशासन, जब आपदा अगर आए तो उस समय स्थानीय प्रशासन मतलब आपके आसपास के एरिया के जो प्रशासन व्यवस्था है उसकी मदद मदद जल्द ही करनी चाहिए। स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा मतलब खुद के जो पंचायती राज व्यवस्था में मतलब के अंदर अगर जो भी संस्था बनाए गए हैं, ठीक ना, स्वयं सेवी संस्था जो बनाए गए हैं उसकी क्या करना, विस्तार करना चाहिए। मतलब उसके इस दोनों के बारे में हमें क्या करना, विस्तार से चर्चा करना है, ठीक ना। इस भूमिका के बारे में हमें कहता है विस्तार से उल्लेख करें। देखेंगे आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सही बात है, अगर कोई घटना अगर मतलब घट रही है, प्राकृतिक है, तो हमें ध्यान रखना है, हम सभी को जल्द ही उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। स्थानीय प्रशासन की मदद से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में, ठीक ना, शिविर का निर्माण, प्राथमिक उपचार, एम्बुलेंस, डॉक्टर, अग्निशामक इत्यादि की मतलब सुविधा प्रदान किया जाना चाहिए। यानी कि प्राथमिक सबसे पहले बात है, अगर आपदा में फंसे हुए लोग हैं उसे अगर किसी प्रकार की सेवा की जरूरत है, अगर उसे कुछ उपचार की जरूरत है तो सबसे पहले हमें प्राथमिक उपचार करनी चाहिए। मान के चलिए अगर आग ही लग गई है तो प्राथमिक उपचार सबसे पहले हम लोग का होता है, जो आग लगी पहले आग से निकाल कर उसके देह पर मतलब मतलब नॉर्मल पानी को हमें क्या करना चाहिए, डालना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल ठंडा पानी डालना चाहिए। दूसरी बर्फ को उसके देह पर सहलाना चाहिए, ठीक। उसके बाद गाँव घर के जो कम से कम डॉक्टर है उनसे इलाज करवाना चाहिए, ठीक। और उसके बाद है एम्बुलेंस। कहा जाता है कि गांव घर के डॉक्टर ही हम लोग का तो 90% मतलब ठीक ठाक कर देते हैं, हमारे गांव घर के ही डॉक्टर, है ना। 90% जो कुछ ऐसे बीमारी हैं उनके लिए अच्छी की बात है, लेकिन गांव में जो इलाज होती है सबसे पहला इलाज हम लोग का बहुत सारा मदद करने के मतलब बहुत सारे हमें मदद मिलती है इनसे, ठीक ना। तो एम्बुलेंस और डॉक्टर, अग्निशामक इत्यादि की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, ठीक ना। डॉक्टर को, अग्निशामक मशीन को, इन सभी को उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे आपदा प्रबंधन को सहज और सरल बनाया जा सके। और अगर हम गांव घर में भी अगर हमारे पास एम्बुलेंस की अगर उपलब्ध है, गांव घर में एक अच्छा हॉस्पिटल है जिससे प्राथमिक इलाज हो सके, ठीक, तो ये प्रबंधन भी हमारे लिए बहुत ही आसान बना देती है, ठीक ना।
जबकि स्वयंसेवी संगठनों का मुख्य कार्य आपदा क्षेत्रों के युवाओं को ठीक ना मानसिक रूप से मतलब ध्यान रखना सुदृढ़ और तकनीकी रूप से प्रशिक्षण किया जाता है। यानी स्वयंसेवी संघ का काम होता है कि हर पंच मतलब हर क्षेत्र में उसे पढ़ाया जाए, उसे समझाया जाए, उसे दिखाया जाए। ठीक, इसके साथ ही ठीक ना ध्यान रखना है विभिन्न प्रकार के आपदा से संबंधित फिल्म इत्यादि ठीक ना दिखाकर मतलब उन लोगों के अंदर जागरूकता फैलानी चाहिए, जागरूकता बढ़ानी चाहिए। ठीक, कोई समस्या तो नहीं? आगे प्रश्न नंबर 23 में है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों का लिखिए। सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखें। लिखेंगे सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, केबल का टूट जाना। ठीक ना, पहला केबल का टूट जाना। दूसरा, बिजली आपूर्ति का बाधित होना। ठीक ना, दूसरा बिजली आपूर्ति का क्या होना, बाधित होना। बाधित होने का मतलब है जैसे बिजली ही न घर तक पहुंच पाएगा, क्योंकि ठीक ना। संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त हो जाना, जैसे टेलीफोन हो गया संचारग्रस्त है, एक जगह से दूसरे जगह हमें सूचना पहुंचाने का काम करते हैं, वो नहीं हो पाती है। गाड़ी के साधन क्या होती है, मतलब नहीं हो पाती है। आगे है ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना। ट्रांसमिशन टावर के क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो न तो हमारे पास नेटवर्क आएगी, न हम आगे कोई सूचना दे पाएंगे। अगला प्रश्न 24 में ध्यान रखना है प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले किसी एक वैकल्पिक संचार माध्यम की चर्चा कीजिए। लिखेंगे प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले वैकल्पिक संचार माध्यम में रेडियो संचार प्रमुख है। ध्यान रखना है, कहने का मतलब है कि प्राकृतिक आपदा जैसे ही आती है तो रेडियो से हमें सबसे पहले सूचना मिल जाती है, सूचना मिल जाती है रेडियो से। ठीक ना, अब तो जमाना बदल गई है अभी के समय के हिसाब से, लेकिन आपके बुक के हिसाब से तो देखा जाए तो सबसे पहले उस समय सूचना मिला करती थी रेडियो से। रेडियो संचार में ध्यान रखना इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। एक बात ध्यान रखिएगा, सब कुछ बाधित हो जाएगा लेकिन रेडियो में होता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थानों तक सूचना भेजने के कार्य करती है। इसमें विभिन्न दूसरी ध्यान रखना, इसमें विभिन्न दूसरी के विभिन्न दूरी के ठीक है सॉरी विभिन्न दूरी के अनुसार ठीक है फ्रीक्वेंसी के सेट किया जा सकता है। हमें दूरी के हिसाब से हम अपने रेडियो की मतलब फ्रीक्वेंसी फिक्स करते हैं, मतलब जैसे चैनल पकड़ाते हैं। ठीक है, जैसे चैनल पकड़ाते हैं उसे हम पकड़ा सकते हैं। तथा क्षेत्रों में यह व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है, और तथा क्षेत्रों के लिए यह व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। इससे क्या होती है कि ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी जो होता है इनका, यह बिना मतलब टावर का, बिना मतलब अन्य चीजों के सहारे मतलब चलते रहते हैं। ठीक, यानी बैटरी के सहारे यह सिर्फ चलते रहते हैं और इन्हें किसी इलेक्ट्रिक लाइन उनकी सब की कोई जरूरत नहीं होती। प्रश्न नंबर 25 है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण पर अपना विचार प्रकट करें। मतलब जिस क्षेत्र में सुनामी उत्पन्न होती है उन क्षेत्रों में हमें घर कैसे निर्माण करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। उत्तर में लिखेंगे सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण समुद्र तट से कम 100 मीटर दूरी ऊंचाई पर करनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण यानी कि घर का अगर हमें निर्माण करना है तो समुद्र तट से कम कितना होना चाहिए, 100 मीटर दूरी पर। समुद्र किनारे से हमें 100 किलोमीटर दूरी पर घर बनाना चाहिए और ऊंची स्थान पर हमें बनाना चाहिए, ऊंचा स्थान पर हमें बनाना चाहिए। साथ ही साथ भवन निर्माण इस प्रकार करनी चाहिए ताकि उसमें भूकंप सुनामी की लहरें का प्रभाव कम हो सके, और हमें घर ऐसे बनाने चाहिए जो भूकंप से भी फर्क न पड़े, सुनामी आने से भी फर्क न पड़े। यानी कि भूकंप रोधी सुनामी रोधी हमें घर का निर्माण करना चाहिए, कंक्रीट का निर्माण करना चाहिए, वर्गाकार निर्माण करना चाहिए। ठीक, घर का। आते हैं हम आगे 25 के बाद प्रश्न नंबर 26 पर। लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी हर चीज की फायदा मिलेगी, है ना, हर चीज की फायदा तभी मिलेगी, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस अब आपके पास प्रश्न भी बहुत कम है, ठीक ना, इतना ही प्रश्न आपके लिए बहुत काफी है। ठीक, लिखेंगे सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। लिखेंगे उत्तर में कि सुखाड़ में मिट्टी के नमी को बनाए रखने के लिए घास का ठीक ना आवरण कर देना चाहिए। घास का आवरण मान के चलिए धरती है, तो हमें इस धरती की अगर हमें नमी को बचाए रखना है तो इसके ऊपर से हमें घास फूस लगा देनी चाहिए। इससे क्या हो जाएगी, घास की नमीकरण क्या होगी, नमी जो है बची रहेगी। साथ ही साथ खेतों की जुताई गहराई तक किया जाना चाहिए, जुताई गहराई तक किया जाना चाहिए जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे। ठीक ना, खेतों की जुताई कति तक, गहराई तक किया जाना चाहिए। ठीक ना, गहराई तक किया जाना चाहिए।
आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 27 में। बस 4-5-6 प्रश्न और होगा, 4 से 5 प्रश्न और होंगे, तो जरूर लास्ट तक जरूर देखिएगा मेरे भाई, है ना। प्रश्न नंबर 27 में आते हैं, भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 ठीक ना उपायों को लिखें। भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 उपायों को लिखेंगे। भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 उपाय निम्न है। पहला, भवन का निर्माण आयताकार किया जाना चाहिए, ठीक ना। भवन का निर्माण कैसा होना चाहिए? आयताकार और वर्गाकार होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, आयताकार और वर्गाकार भी हमें होना चाहिए। तीसरी है, ईंट पत्थर या कंक्रीट, ठीक है। दूसरी बात है कि ईंट पत्थर और कंक्रीट दीवालों का निर्माण किया जाना चाहिए, ठीक ना। ईंट पत्थर और कंक्रीट से और उनके दीवार का निर्माण करना चाहिए। तीसरी है, दरवाजे तथा खिड़कियों की, ठीक ना, खिड़कियों की स्थिति भूकंप अवरोधी होनी चाहिए। दरवाजों तथा खिड़कियों की स्थिति की भूकंप अवरोधी होनी चाहिए। चौथी बात है, गलियों एवं सड़कों की चौड़ा होना चाहिए। गलियों एवं सड़कों की क्या होना चाहिए? चौड़ा होना चाहिए। आगे हम 28 में बात करते हैं, सुनामी से आप क्या समझते हैं? सुनामी से बचाव के उपाय को लिखें। देखेंगे हम, महासागरों के, ठीक ना, आंतरिक पृष्ठ भागों में उत्पन्न हलचल को सुनामी कहते हैं। मतलब सुनामी कहने का मतलब है महासागरों के, ठीक ना, महासागरों के पृष्ठभूमि पर, यानी महासागरों के तलीय क्षेत्र में जो कंपन उत्पन्न होती है उसे हम सुनामी कहते हैं। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है जो समुद्र तट क्षेत्रों में मानव, जीव जंतु, वनस्पति, मकान, उद्योग आदि बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ये सुनामी उत्पन्न होती है तो समुद्र तट के क्षेत्रों में जो लोग जितने भी बिजनेसधारी होते हैं, बिजनेस करते हैं या उद्योगपति होते हैं, उन सभी को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ता है। पहला है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति का लगाना चाहिए। उन्हें बचाव के लिए हमें क्या करना? मैंग्रोव वनस्पति का निर्माण करना चाहिए। समुद्र तटीय क्षेत्रों में, ठीक ना, ध्यान रखना, कंक्रीट के तट निर्माण करनी चाहिए। कंक्रीट से मतलब गिट्टी छड़ का इस्तेमाल करना चाहिए और उन्हें मतलब बनाना चाहिए। तीसरी बात यह है, समुद्री क्षेत्रों के समीप रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए। मतलब समुद्र के किनारे रहने वाले जो लोग हैं उन्हें शिक्षा व्यवस्था देनी चाहिए। चौथा है, समुद्र तटीय क्षेत्रों में सुनामी का, ठीक ना, पूर्वानुमान यंत्र के सहारे पहले ही सूचित किया जाना चाहिए। समुद्र तटीय, ध्यान रखना, क्षेत्रों में सुनामी को पूर्वानुमान, ठीक ना, पूर्वानुमान कहने का मतलब है पहले से ही अनुमान लगाना चाहिए और यंत्रों के सहारे पहले ही सूचित किया जाना चाहिए। उसके बाद 5वां पॉइंट है, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की मदद लोगों की जागरूक होनी चाहिए, ठीक है। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों में मदद, ठीक ना, मदद से लोगों को जागरूक करना चाहिए। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर है 28 के बाद 29, हिमस्खलन क्या है? इसका प्रभाव किन किन राज्यों पर पड़ता है? हिमस्खलन क्या है और इनका प्रभाव किन किन राज्यों पर पड़ता है? तो देखेंगे, कुछ नदियों का स्रोत मतलब ध्यान रखना है, हिमाच्छिद मतलब ठीक ना, आच्छादित होती है, ठीक ना। कहते हैं कि कुछ नदियों का स्रोत जो है हिमाच्छादित होता है बर्फ के, ठीक ना, बर्फ के बहुत अधिक मात्रा में पिघलने से। बर्फ जब बहुत अधिक मात्रा में पिघलने लगते हैं, ठीक ना, पिघलने से नदियों में अचानक बहुत अधिक पानी बहने लगता है। मैदानी भागों में बहाव में अवरोध होने पर यह किनारों को तोड़कर मतलब अगल बगल के क्षेत्रों को जलमग्न कर देता है, ठीक ना। कहने का मतलब जैसे ही किनारा टूटेगा तो आसपास के क्षेत्र में तो पानी बहना ही बहना है, जैसे ही क्षेत्र टूटेगा तो, है ना। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्य इसे प्रभाव में रहता है, ठीक ना, ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के राज्य जो है यह हिमस्खलन से ज्यादा प्रभावित रहता है, लद्दाख क्षेत्र, ये सब क्षेत्र। आते हैं आगे, प्रश्न नंबर 30 आगे है, भूस्खलन के कितने रूप होते हैं? भूस्खलन के कितने लिखेंगे? भूस्खलन के मतलब कई रूप होते हैं, जिसमें प्रमुख है, पहला शैल अथवा मृदा, ठीक ना, शैल अथवा मृदा अब पतन इनमें से अचानक टूटकर, ठीक ना, स्थानांतरित हो जाती है। शैल अथवा मृदा अब पतन इनमें से अचानक टूटकर स्थानांतरित हो जाती है। आगे सरपन हो जाएगा, इनमें बड़े शैल टूटकर गतिमान होकर तेजी से गिरते हैं। तीसरी बात है प्रवाह, इनमें से लगातार शैलों का गिरना लंबे समय तक जारी रहता है, ठीक ना, ध्यान रखना, प्रवाह इनमें से लगातार,
सेलों का गिरना लंबे समय तक जारी रहता है। चौथा पॉइंट है वर्षा के पानी के साथ मिट्टी और कचरे का मतलब नीचे जाना। ठीक, वर्षा के पानी के साथ मिट्टी और कचरे का पानी नीचे जाता है जो भूस्खलन के क्या होते हैं, रूप होते हैं। आते हैं आगे हम प्रश्न नंबर 31। सॉरी, कहते हैं आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? हमें आपदा से बचने के लिए प्रबंधन करना चाहिए, ठीक ना। और कहते हैं प्रबंधन हमें जरूरत क्यों है आपदा से लड़ने के लिए। लिखेंगे आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करने या बचाने से। यानी कि कहने का सेंस ये है कि आपदा आने से पहले हमें इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि आपदा आने के बाद और आने पर और आने के बाद भी हम उससे सुरक्षित रह सके, हम उससे बचाव कर सके, है ना। कहते हैं प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा इत्यादि घटित होने से अधिक मात्रा में, ठीक ना, जैविक एवं अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। ठीक ना, कहने का मतलब है आपदा के घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों का क्या होता है, नुकसान होता है। बस हो गया। अब 2 प्रश्न हो सकता है, 2 या 1 प्रश्न और होगा। चलते हैं 32वें प्रश्न में है कि सामान्य संचार व्यवस्था से बाधित होने वाले प्रमुख कारण को लिखें। देखिए संचार व्यवस्था से बाधित होने वाले कई कारण हैं। पहला, केबल तार का टूट जाना, बिजली आपूर्ति का बाधित हो जाना, संचार भवनों के ध्वस्त हो जाना, संचार यंत्रों को क्षतिग्रस्त हो जाना, ट्रांसमिशन टावर के क्या होना, क्षतिग्रस्त हो जाना। यह सामान्य संचार है। ये सबके अगर हम ये संचार मतलब होता है सूचना एक जगह से दूसरी जगह आने जाने की व्यवस्था करना या सूचना पहुंचाना। ठीक, आते हैं प्रश्न नंबर 33 में। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? लिखेंगे भवनों को, ठीक ना, आयताकार होना चाहिए। भवन कैसा होना चाहिए? आयताकार। भवनों के निर्माण में ईंट कंक्रीट से होना चाहिए। भवनों का निर्माण जो है ईंट से होना चाहिए, कंक्रीट से होना चाहिए, छारे से निर्माण होनी चाहिए। नींव को मजबूत एवं भूकंप अवरोधी होनी चाहिए। मतलब घर का जो नींव होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? भूकंप रोधी होना चाहिए। गलियों एवं सड़कों की चौड़ा होना चाहिए। गली एवं मतलब सड़क जो है कैसा होना चाहिए? चौड़ा होना चाहिए। तथा दो भवनों के बीच, ठीक है ना, पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। दोनों भवनों के बीच जो है ना क्या होना चाहिए? एक दूरी भी होनी चाहिए जितना होना चाहिए भूकंप क्षेत्र के लिए। चलिए आपके लास्ट प्रश्न है। तो वर्षा जल संग्रह से आपका क्या अभिप्राय है? लिखेंगे वर्षा के पानी का, ठीक ना, वर्षा के पानी का बाद में उत्पादक कामों में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा करने को वर्षा जल संग्रह कहा जाता है। आपकी छत पर गिर रहे बारिश के पानी को सामान्य तरीके से इकट्ठा कर उसे शुद्ध बनाने का काम वर्षा जल संग्रह करता है। यानी कि देखिए कहते हैं क्या चीज, सबसे पहले बात है वर्षा के पानी की जो है ना, वर्षा होने के बाद जो हम उसको उत्पादन के कार्यों में, यानी किसान अपने कृषि कार्य में इस्तेमाल कर लेते हैं, कहते हैं। और उसके बाद हम इकट्ठा करने के बाद जो है वर्षा जल संग्रह जो करते हैं, बारिश होने के बाद हम वर्षा जल को संग्रह करते हैं और करने के बाद छत पर गिर रहे बारिश के पानी को सामान्य तरीके से इकट्ठा कर मतलब करें। हम सभी को एक व्यवस्था करके बारिश के पानी को इकट्ठा करना चाहिए। शुद्ध बनाने का काम वर्षा जल एवं संग्रह कहलाता है। ठीक ना, जो वर्षा जल संग्रह करने का जो काम है, हम लोग जो पानी को इकट्ठा करते हैं, जमा करके रखते हैं, उसे हम कहते हैं वर्षा जल। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। ऐसे हमारे समझ से तो समाप्त होना चाहिए था क्वेश्चन। अच्छा क्या है, 36 तक है क्या? इसका मतलब देखिएगा, बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताएं। देखेंगे बाढ़ नियंत्रण के उपाय निम्नलिखित है। पहला, नदियों के किनारे मजबूत तटबंध बनाना चाहिए। ठीक है ना, बाढ़ नियंत्रण करने के लिए कि नदी के किनारे जो है हमें तटबंध का निर्माण कैसा करना चाहिए? मजबूत। कैसा होना चाहिए? मजबूत। बांध बनाकर नदी के पानी के बहाव को नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है ना, बांध बनाकर नदी के पानी को बहाव को नियंत्रण करना चाहिए। वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है ना, वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि मिट्टी पानी के साथ बहकर नदी में न जा सके। ठीक है ना, मिट्टी जो है पानी के साथ बहकर नदी में न जा सके। चौथी बात, मकान ऊंचे स्थानों पर बनाना चाहिए। ठीक है ना, मकान ऊंचे स्थानों पर बनाना चाहिए। पांचवा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ग्राम पंचायत में बहुमंजिला भवन बनाना चाहिए। ठीक है ना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बहुमंजिला भवन
यहाँ पर होगा नहीं बनाना चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होगा वैसे ग्राम पंचायत क्षेत्रों में बहुमंजिला भवन का निर्माण नहीं करना चाहिए। ठीक ना, ठीक ना, नहीं बनाना चाहिए जहाँ बाढ़ राहत सामग्री रखी जा सके और तथा इसे लोगों का शरण ले जा सके। अच्छा, तब यहाँ पर सही होना चाहिए। ठीक ना, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि बहुमंजिला इमारत बनाना चाहिए अगर वैसे भूमि मिट्टी है तो। और उससे क्या होगी कि बाढ़ राहत के समय उस पर मतलब क्या हो सके, बहुमंजिला इमारत होगा। मतलब बहुमंजिला इमारत का मतलब होता है एक ही छत के ऊपर कई सारे मंजिल का होना। तो रहने से क्या हो जाएगा, बाढ़ राहत के लेकर सामग्री रखा जाए, लोगों को वहां पर छुपे रहे। ठीक ना, तो ऐसे भवन का निर्माण करना चाहिए। ठीक, ये हमारी समझ से 36 लास्ट प्रश्न होना चाहिए। ठीक ना, 36 लास्ट प्रश्न होना चाहिए बिल्कुल। भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करें। ठीक ना, लिखेंगे भूकंप एवं सुनामी दोनों प्राकृतिक आपदा है। सबसे पहले बात ध्यान रखिएगा कि भूकंप और सुनामी दोनों कैसी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है ना। चलिए, लगातार इतना बोलते बोलते जब पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण धरातल पर अचानक कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, आंतरिक गतिविधि के कारण धरातल पर अचानक कंपन उत्पन्न होता है, तब इसे भूकंप कहा जाता है। तब इसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। जब इस प्रकार का कंपन सागर या महासागर के तल पर होता है, ठीक ना, ध्यान रखना, सागर या महासागर के तल पर होता है, तब इसे हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना है, सुनामी कहते हैं। तब इसे हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। चलिए, तो आप सभी को, ठीक ना, लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ना, और आप सभी को लास्ट तक बने रहने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और आपने जो बहुत सारा प्यार दीजिएगा उस पर हम एक बार जरूर व्यू के ऊपर आपके हम एक शॉर्ट वीडियो जरूर लेकर आएंगे आप सभी के कमेंट के ऊपर। ठीक ना, तो चलिए, विशेष आप लोग इस पर मेहनत करेंगे, 2-4 बार इसे जरूर देखेंगे। परीक्षा आने तक इससे गारंटी है, मेरा गारंटी तो नहीं कर सकते, गारंटी लेना मूर्खता की काम है। ठीक ना, तो गारंटी नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि हम कितनों पढ़ा दे, आप इसे याद ही नहीं कीजिएगा तो कोनो काम का नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है आपदा प्रबंधन से। तो आपके ध्यान रखना है, आपदा प्रबंधन के एक ऑब्जेक्टिव क्लास हम लिए हैं, ठीक, और एक हम ये सब्जेक्टिव क्लास आपके लिए हैं। 2 आपदा प्रबंधन में हम आपके पूरी चैप्टर हम मतलब समाप्त किए हैं। आशा है कि यहाँ से 10 से 15 नंबर में पूछे गए क्वेश्चन आपके टकराने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, तो आप इन्हें लास्ट तक जरूर देखिएगा और 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा। ध्यान रखना है, पीडीएफ चाहिए तो आपके जो समस्या है बताए हैं टेलीग्राम पर जरूर लिखिएगा, और या व्हाट्सएप पर हमें मैसेज जरूर कीजिएगा, आपके हम मतलब नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए, विशेष सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी के जो प्यार दुलार से हमारे चैनल यहाँ तक पहुंचे इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।